Let us understand what is this corporate world all about. आज के ज़माना किसका है दोस्तों? आज का ज़माना है बड़ी कंपनियों का. The power of bigger company is now visible. Informal economy, informal organizations, small organizations are facing very difficult times. छोटे व्यापारियों के लिए आज बहुत मुश्किल हो गया है समय. आप खुद देख रहे हैं. You ask any small businessman, आप किसी छोटे बिजनेसमैन से पूछिए, what is the difficulty that you are facing? He will list down 10 difficulties. आप किसी छोटे व्यापारी से पूछिए आपको क्या दिक्कतें आ रही है, वो अपनी 50 डिफिकल्टी बताएगा. It's not that he's not manufacturing quality products. कई बार लोग कह देते हैं कि small businessmen quality products नहीं बनाते. That is not the case. They are manufacturing quality products. Quality का मतलब ये नहीं है best quality. Quality means consistency. They are trying to maintain consistency. They have very high level of consistency. There is no doubt about it. But the challenges are different. We have to understand those challenges and we have to prepare for the new world. Have you ever seen, for example, ब्यावर की तिल पापड़ी? Have you ever tasted ब्यावर तिल पापड़ी? ब्यावर में कभी जाइए, वहाँ पे जो तिल पापड़ी बनाने वाले अद्भुत कारीगर हैं, कितनी बेहतरीन तिल पापड़ी बनाते हैं. हमेशा आप देखिए कंसिस्टेंसी नजर आएगी, क्वालिटी, वंडरफुल क्वालिटी, कहीं कोई कमी नहीं है क्वालिटी वाइज. लेकिन अफसोस ये है, अगर मैं आप में से पूछूंगा तो आप में से आधे लोगों ने शायद तिल पापड़ी नहीं खाई. आप लोग कभी भी मार्केट में जाकर के ब्यावर की तिल पापड़ी नहीं मांगते. आप फला फला कंपनी की चॉकलेट मांग लेंगे लेकिन ब्यावर की तिल पापड़ी नहीं मांगेंगे, जबकि क्वालिटी वाइज वो चीज़ फार बेटर है. चॉकलेट आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी, तिल पापड़ी नहीं. चॉकलेट में जो प्रोडक्ट्स हैं उससे आपको पेट को नुकसान, डायबिटीज़ हो सकती है, 10 तरह की परेशानियां हो सकती है दोस्तों. लेकिन तिल पापड़ी में जो चीज़ है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अमृत है. उसमें गुड़ है, उसमें तिल है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है. बट माई पॉइंट इज, यू विल नॉट आस्क फॉर तिल पापड़ी इन द मार्केट. आप बाजार में जब भी जाते हैं तिल पापड़ी की मांग नहीं करते. आप किस चीज़ की मांग करते हैं? आप फला फला कंपनी की सील पैक चॉकलेट मांग करते हैं. इज इट बिकॉज यू आर प्राइस कॉन्शियस? लोग कहते हैं कि भारत में लोग प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वो महंगी चीज़ें नहीं खरीदते, सस्ती चीज़ें खरीदते हैं. ऐसी बात नहीं. महंगी क्या है? तिल पापड़ी इज सेलिंग 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़ पर केजी. Chocolate is selling 3,000 or 4,000 rupees per kg. You are buying costlier products. You are buying dangerous product. You are buying harmful product. But you are not buying good product. You are not buying really excellent product. You are not buying economical product. You are not buying it. You are not supporting your own brothers. हम लोग कहते हैं भारत में लोगों के अंदर स्वदेशी की भावना जागृत हो गई है. मुझे तो कहीं नजर नहीं आती स्वदेशी की भावना. You are buying chocolate made by a multinational company, made out of India or somewhere else, where whatever price you will pay will go abroad. आप जो चॉकलेट खरीद रहे हैं उसमें जो भी आप पेमेंट करेंगे उसका पैसा भारत से बाहर जाएगा. वो तिल पापड़ी बनाने वाला आपका ही भाई है, आपके ही देश का रहने वाला है, आपके ही आपका कंट्रीमैन है. अगर आपके अंदर स्वदेशी की भावना होती तो आप तिल पापड़ी की मांग करते, चॉकलेट की नहीं. अगर आपके मन में स्वदेशी की भावना होती तो स्वदेशी प्रोडक्ट्स के लिए आप प्रेफरेंस दिखाते, विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली वी नो एंड वी आर एबल टू सी इट. हम सब देख रहे हैं आसपास, हम में से हर व्यक्ति सिर्फ विदेशी ब्रांड्स ही परचेस कर रहा है. वी आर ऑल आफ्टर ब्रांड्स. हम में से हर व्यक्ति सिर्फ ब्रांड्स के पीछे अंधा हो चुका है. वी आर बाइंग प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स. हम सिर्फ ब्रांड्स के कारण प्रोडक्ट्स खरीदते हैं. बचपन से स्कूल से हमें आदत डाल दी जाती है. स्कूल के अंदर हमारे टीचर्स हमको बताते हैं फला ब्रांड के शूज़ पहन के आइए, फला ब्रांड्स का ये पहन के आइए, सॉक्स भी इसी ब्रांड के हों.
एंड फ्रॉम देयर वी स्टार्ट लविंग ब्रांड्स। स्कूल से हमें ब्रांड का प्रशिक्षण मिल जाता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है वही इस जो नई दुनिया जिसमें हम आ गए हैं, इस दुनिया में सब लोग ब्रांड्स के दीवाने हैं। इफ एवरीबडी विल गो आफ्टर ब्रांड, व्हाट विल हैपन? हमारे देश के ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनका क्या होगा? दे विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम है। व्हाट दे शुड डू? उन्हें क्या करना चाहिए? दे शुड फॉर्म बिगर कंपनीज। उन्हें खुद की बड़ी कंपनियां खोलनी चाहिए, राइट? दे शुड एस्टैब्लिश देयर कंपनीज। उनको अपनी कंपनी खोलनी चाहिए, उनको अपनी कंपनी बड़े स्केल पर चालू करना चाहिए, साइनर्जी का फायदा उठाना चाहिए, ब्रांडिंग क्रिएट करनी चाहिए। मान लीजिए ब्यावर में तिलपापड़ी बनाने वाले 200 कारीगर हैं। ये लोग अभी इंडिविजुअली अपना सामान बेचते हैं, लेकिन कोई नहीं खरीद रहा। कल ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे। अब अगर ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप, इफ दे स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स एंड फॉर्म ए प्रोड्यूसर कंपनी, वो एक तिलपापड़ी प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो क्या होगा? तो पहली बात, पावर ऑफ यूनिटी। यूनिटी इज पावर। यूनिटी की पावर का फायदा मिलेगा। कंपनी होते ही एक बड़ी ब्रांड बना पाएंगे। लेट से उन्होंने ब्रांड बना दी अपनी, ब्यावर तिलपापड़ी एसोसिएशन तिलपापड़ी। ब्यावर तिलपापड़ी एसोसिएशन की तरफ से ये तिलपापड़ी बेची जा रही है। क्या होगा? पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ ब्रांडेड प्रोडक्ट। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और ब्रांड्स के भक्त लोग उस प्रोडक्ट को फिर से खरीदने लग जाएंगे। हम सब लोग ब्रांड्स के पीछे बड़े पागल हैं, तो वो प्रोडक्ट बिकने लग जाएगा, शायद एक बड़ी पॉपुलर ब्रांड बन जाए। भारत में नहीं बने तो विदेशों में पॉपुलर ब्रांड बन सकती है, राइट? इट कैन बिकम अ पॉपुलर ब्रांड अब्रॉड। भारत में शायद टाइम लगे, क्योंकि भारत में हम सबको लगता है ठीक है, इट इज़ समथिंग वेरी इजीली अवेलेबल, वेरी कॉमनली अवेलेबल। हम लोगों को ये नहीं नज़र आता कि आज हम लोग इसका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, कल ये मिलेगा नहीं, क्योंकि इसको बनाने वाला कारीगर सड़क पे आ जाएगा। हमें ये बात समझ में नहीं आती। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हम ब्रांडेड चॉकलेट नहीं लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तिलपापड़ी नहीं खरीदेंगे तो हमारा एक भाई सड़क के ऊपर बेरोजगार हो जाएगा। ये बात हमारे समझ में नहीं आती किसी के। हमें ये बात समझ में नहीं आती कि हम अपने भाई की मदद नहीं करेंगे ज़रूरत के समय, कोरोना टाइम्स में उससे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, पड़ोस के व्यक्ति से सामान नहीं खरीदेंगे, विदेशी कंपनी से सामान खरीदेंगे, तो हमारा जो भाई है, आज उसके घर का काम चल रहा है, दाल रोटी चल रही है, कल वो सड़क पे आ जाएगा, ही विल बी आउट ऑफ जॉब। ये बात हम लोगों की समझ में नहीं आती। तो वी हैव टू गो फॉर लार्ज कंपनीज। अब बड़ी कंपनी बनाई, बड़ी कंपनीज में क्या सिस्टम होता है? The bigger companies have lot of plus points, lot of advantages. को समझिए। The first big advantage is in terms of funding. पैसा लेना बड़ा आसान है। If you want to raise funding for a large company, banks are willing to sell. Banks आपको तुरंत लोन दे देंगे। आज मान लीजिए ब्यावर तिलपापड़ी एसोसिएशन आप लोगों ने बनाया, ब्यावर के 100 तिलपापड़ी बनाने वाले लोगों ने ब्यावर तिलपापड़ी एसोसिएशन बनाया। नाउ इट्स अ कंपनी। अब ये एक कंपनी बन गई। अब इस कंपनी के बिहाफ पर वो लोग बैंक में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे और कहेंगे हमें लोन चाहिए। बैंक 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के लोन दे देंगे। और एक छोटा व्यापारी जो तिलपापड़ी बनाता है, उसको सिर्फ 50,000 रुपए की लोन की जरूरत है, 60,000 रुपए की लोन की जरूरत है। वो 10 चक्कर लगाएगा तो भी उसको लोन नहीं मिलेगा। हालांकि अब गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं हैं। सरकार ने मुद्रा योजना चालू की है। ये मुद्रा योजना का उद्देश्य यही है कि जो छोटे व्यापारी हैं, इस प्रकार के छोटे उद्यमी, उनको छोटे लोन मिल सके। इसी प्रकार से अभी ये जो बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनके लिए अलग अलग योजनाएं चालू की गई है। लेकिन दोस्तों समझ लीजिए, सरकार की योजनाएं कागजों पर ही बेहतरीन होती है, जमीन पर बहुत कम। क्यों? रीजंस आर टू। वन, पहली बात, ये सारी योजनाएं बनाने वाले लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये योजनाएं कौन बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स आर देमसेल्व्स नॉट अवेयर ऑफ द ग्रास रूट रियलिटीज। वो ग्रास रूट रियलिटीज को जानते नहीं, और जानते हैं
तो जानते हुए भी आंखें मीच लेते हैं। वो जानते हैं कि ये छोटे व्यापारी, स्मॉल बिजनेसमैन, इनको किसी को अंग्रेजी नहीं आती, नन ऑफ देम नो इंग्लिश, ये सब जानते हैं ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन मैंने बोला ना, जानते हुए भी वो आंखें मीच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी योजना अंग्रेजी में बनाएंगे, और अगर हिंदी में होगी तो इतनी मुश्किल हिंदी होगी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करके इतनी मुश्किल होगी कि समझने की कोशिश करोगे तो भी समझ में नहीं आएगी। यानी समझने के लिए आपको फिर अंग्रेजी का किताब ही पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा। तो दैट इज अ वेरी बिग ट्रेजेडी इन आवर कंट्री। तो सरकार की योजनाएं कहने को बहुत खूबसूरत योजनाएं हैं, लेकिन ग्रास रूट में इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। सरकार के अधिकारी नहीं चाहते कि आम व्यक्ति को वाकई में मदद मिले। दे प्रिपेयर स्कीम्स विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे आर preparing schemes which are highly complicated in wordings. Then what is the solution? We cannot change the government, we cannot change bureaucrats। ना तो हम सरकार को बदल सकते हैं, ना ब्यूरोक्रेट्स को बदल सकते हैं। हम सरकार को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट भी कहाँ पहुंचेगी? ब्यूरोक्रेट्स के पास। अल्टीमेटली दिस रिक्वेस्ट विल आल्सो बी ट्रीटेड लाइक अदर रिक्वेस्ट्स। ब्यूरोक्रेट्स को ही सॉल्व करना है और वो नहीं करेंगे, ये हम जानते हैं। तो वेयर इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ये है कि जो व्यापारी वर्ग है और जो सरकार है, इनके बीच में एक और वर्ग आता है, वो है कंसल्टेंट्स। उनको कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। वो कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, वो कंसल्टेंट एक कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, वो कंसल्टेंट एक बिजनेस कंसल्टेंट हो सकता है, वो कंसल्टेंट आप जैसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो यू हैव टू प्ले, और मैं तो कहता हूँ आप जैसे लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। ये आपके देश की बात है, ये आपके समाज की बात है। नॉट फॉर मनी बट फॉर योर ओन कंट्री। ये आपके कंट्री की बात है। आज आप देख रहे हैं, पहले भारत में हजारों हजारों स्किल्स थी, वो सब खत्म हो गई। कुछ अंग्रेजों ने खत्म की, कुछ हम लोगों ने खत्म कर दी। और आज जो बची हुई स्किल्स हैं दोस्तों, उनको बचा लीजिए, नहीं तो आपकी अगली पीढ़ी को ये कोई स्किल्स नहीं मिलेगी। सिर्फ किताबों की बातें रह जाएगी कि एक भारत ऐसा देश था जिसमें हजारों स्किल्स हुआ करते थे, एक से एक बेहतरीन कारीगर हुआ करते थे, एक से एक बेहतरीन स्किल लोग हुआ करते थे। ब्यावर में शानदार तिल पापड़ी बनती थी, सरदारशहर में शानदार फीनी बनती थी, चिड़ावा में शानदार पेड़े बनते थे, आगरा में शानदार पेठा बनता था। ये सब बातें इतिहास में दर्ज हो जाएगी। विदेशी लोग हमसे पूछेंगे कहाँ गए ये लोग, आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, आप लोग सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के पीछे इतने दीवाने हो गए। ये वक्त रह जाएगा। तो दोस्तों, अभी भी कुछ स्किल्स बची हुई हैं, स्टिल सम स्किल्स आर लेफ्ट। भारत में एक से एक जबरदस्त कलाकार लोग मौजूद हैं। रिक्वेस्ट करिए सरकार को, सरकार नहीं सुनेगी। सरकार के यहाँ स्किल डिपार्टमेंट है, होना ये चाहिए। भारत में जो हजारों स्किल्स हैं, इनको बचाए, इनको सलामत करे। लेकिन वो तो ये काम नहीं कर रही। वो तो कह रहे हैं हम 3 महीने में नई स्किल्स सिखा देंगे। क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे, आप खुद देखिए। वो उनके आंकड़े दुनिया भर के हैं। वो कहते हैं वी हैव टॉट सो मेनी पीपल इन न्यू स्किल्स, 99% हैव बीन प्लेस्ड। मैं तो एक बात मानता हूँ, स्किल्स वो है जो हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आ रही है, और ये स्किल्स ऐसी अद्भुत स्किल्स हैं जिसका कोई सानी नहीं है। आप ब्यावर में तिल पापड़ी बनाने वाले को देखिए, क्या स्किल्स है उसके पास। क्या ये 3 महीने में सिखाई जा सकती है? वो शानदार सोनी कारीगर जो अद्भुत ज्वेलरी बनाते हैं, वो स्किल्स क्या 3 महीने में सीखी जा सकती है? वो शानदार कुम्हार के घड़े जो कुम्हार इतनी खूबसूरती से तराशता है, वो स्किल्स है। क्या ये स्किल्स 3 महीने में सीखी जा सकती है? ऐसी हजारों स्किल्स हैं भारत में। उन स्किल्स को सपोर्ट करने की जरूरत है, उन स्किल्स को सहारा देने की जरूरत है। क्या काम होना चाहिए? उनको, उनके लिए एक प्रोड्यूसर कंपनी अगर आप बना सकते हैं तो ये आपकी तरफ से समाज के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। दिस विल बी योर हेल्प टू आवर नेशन, दिस विल बी योर हेल्प टू आवर कंट्री। आपकी तरफ से ये बहुत बड़ी मदद होगी उन गरीब कलाकारों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं है,
उनको सरकार ने सहारे के नाम पर एक ओबीसी का टीका लगा दिया कि आप लोग बैकवर्ड पीपल। अरे ये बैकवर्ड लोग नहीं है दोस्तों, अगली बार कोई उन्हें ओबीसी बोले तो आप टोकिए, ये बैकवर्ड नहीं है, ये तो दुनिया के सबसे ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं। ये तो हमारे देश का अफसोस है कि इतने ज़्यादा स्किल्ड लोगों को स्किल्ड लोगों का तमगा मिलना चाहिए था, उसकी जगह सरकार इनको बैकवर्ड पीपल कह रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जबकि होना ये चाहिए कि उनको हम हाईली स्किल्ड पीपल कहते हैं। खैर, इनकी प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जानी चाहिए। अब क्या नियम है, भारत में कंपनी अधिनियम है, उसके तहत प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जा सकती है। कोई भी कारीगर, कोई भी क्षेत्र के कारीगर या कोई भी क्षेत्र या किसान, उनकी प्रोड्यूसर कंपनी, अगर आप मान लीजिए 100 किसानों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं या 50 को कर देते हैं या 20 को कर देते हैं, तो उनको एक साथ एक कंपनी के रूप में एस्टेब्लिश करवा दीजिए, वो हो जाएगी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। या मान लीजिए आप एक साथ 20 तिलपापड़ी बनाने वाले कारीगरों को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं, तो ये बन जाएगी, क्या बन जाएगी? यस, तिलपापड़ी प्रोड्यूसर्स कंपनी, तिलपापड़ी प्रोड्यूसर्स कंपनी। तो एक प्रोड्यूसर कंपनी आप बनवाइए। प्रोड्यूसर कंपनी बनाने पर सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है। फिर क्या होगा, देखिए फिर कंपनी को चलाने की व्यवस्थाएं होती है। उस कंपनी के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनवाना पड़ेगा, उस कंपनी के लिए आपको ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसके ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रोड्यूसर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, वो लिख के देना पड़ेगा। ये प्रोड्यूसर कंपनी क्या काम करना चाहती है, इसका ऑफिस कहाँ पर है, कैसे काम करेगी ये प्रोड्यूसर कंपनी, और इस प्रोड्यूसर कंपनी में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, इसका रजिस्टर्ड कार्यालय कहाँ पर है, इसकी पूंजी कितनी होगी, लिमिट, इसकी कैपिटल कितनी होगी, पूंजी कैपिटल, ठीक है। ये सारे प्रावधान लिखने पड़ेंगे, तब ये क्या तैयार होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये रजिस्टर कराना पड़ेगा, नाम भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, राइट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब उस कंपनी की वर्किंग कैसे चलेगी, कैसे वो कंपनी काम करेगी, रोजमर्रा का कार्य कैसे चलेगा, किस प्रकार से इस कंपनी के अंदर अलग अलग पदाधिकारी होंगे, किस प्रकार से इसकी इंटरनल वर्किंग होगी, किस प्रकार से इसकी इंटरनल ऑडिट होगी, किस प्रकार से इस कंपनी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चरिंग होगी। ये सारी जो इंटरनल वर्किंग के लिए जरूरी बातें हैं, वो आप लोग ज्यादा समझते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको तैयार करवाना पड़ेगा। आप जैसे एक्सपर्ट्स लोग इस प्रकार इन लोगों की मदद कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते। ये लोग सरकार की योजनाओं का फायदा इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि बड़ी जटिल है और इनको समझने के लिए एक अलग व्यक्ति चाहिए, और इनमें से किसी व्यक्ति के पास में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर सके। ये लोग अपनी दाल रोटी कमा लेते हैं, बस इतना ही हो पाता है इनसे। यहाँ अब सेवा की जरूरत है। देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और देश के कंपनी सेक्रेटरी से अनुरोध है मेरा कि वो सेवा के लिए आगे आए। वो ये तय कर लें कि मैं 5 कंपनियों के लिए प्रॉफिट पे काम करूंगा, उनसे कुछ चार्ज करूंगा, तो 5 प्रोड्यूसर कंपनियां अपनी तरफ से बनाऊंगा बिना कोई पैसा दिए, क्योंकि अब देश की सेवा का समय आ गया है। अब मेरे देश की सेवा करने का समय आ गया है। अभी मैंने एक सेवा नहीं की तो मेरे ये देश के मेरे भाई बंधु कल सड़क पर आ जाएंगे, भिखारी बन जाएंगे या मनरेगा में काम करते नजर आएंगे। सरकार तो यही चाहती है, सरकार तो यही चाहती है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नरेगा में आ जाएं, हम इनको तनख्वाह दे देंगे। नरेगा में हो सकता है उनको कुछ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों सोचो, उनके हाथ में जो अद्भुत हुनर है, अद्भुत हुनर, वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा, हमेशा के लिए। ये हकीकत है दोस्तों। एक समय था भारत में लोहार इतना अद्भुत सोना, इतना अद्भुत लोहा बनाते थे जिसमें कभी जंग नहीं लगता था। आज की कोई मेटलर्जी लेबोरेटरी वैसा लोहा नहीं बना सकती दोस्तों, वो खत्म हो गई कला। एक समय था भारत के अंदर इतने अद्भुत कपड़े बनते थे, इतने अद्भुत कपड़े बनते थे, मैंने तो सुना है कि पूरे के पूरे कपड़े का थान आप अंगूठी के अंदर से निकाल सकते थे। अब संभव नहीं है, अब ये कलाएं संभव नहीं है, वो लुप्त हो गई वो कलाएं।
एक समय था इतनी जबरदस्त हस्तशिल्पी हुआ करते थे भारत में, इतने जबरदस्त हस्तशिल्पी हुआ करते थे, अभी भी हैं। उनको सलाम करने की जरूरत है दोस्तों। अब उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज से मैं अनुरोध कर सकता हूं कि आप 5 कंपनियों से प्रॉफिट पर काम करिए, पूरी कंसल्टेंसी फीस लेकर के काम करिए, और 5 प्रोड्यूसर कंपनी अपनी तरफ से सेवा भाव से शुरू करवाइए। क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनी किसकी होगी? रियल वाकई प्रोड्यूसर्स की। वो प्रोड्यूसर जो कौन है? हस्तशिल्पी है, कोई तिल पापड़ी बनाने वाले कारीगर है, कोई किसान है, कोई वो कारीगर हैं जिनकी न सरकार ने ठोक ली है, न किसी और ने ठोक ली है। दोस्तों, अब ऐसे लोगों की मदद आप कर देंगे तो देश आपके लिए सलाम करेगा, क्योंकि नहीं तो ये लोग कल सड़क पर आ जाएंगे। अब कंपनी से संबंधित जो प्रावधान है वो बिल्कुल सरल शब्दों में इनको बताने पड़ेंगे आपको, वैसे नहीं जैसे सरकार ने पूर्व से किया। सरकार ने तो इतना मुश्किल कानून बनाया है, उसके रूल्स इतने मुश्किल बनाए हैं, उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। एक ही बात को जो बिल्कुल सरल शब्दों में कही जा सकती है, एक लाइन में कही जा सकती है, सरकार के कानून बनाने वाले लोगों ने इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में उसी एक लाइन की 50 लाइनें बना दी, फिर भी समझ में नहीं आया। अब आपका काम क्या है? आप सबसे विनम्र निवेदन है, इसको गौर से सुनिए, इसको सरल बनाना है, सरल शब्दों में समझाना है, जितना सरल शब्दों में आप समझा सकते, वैसे नहीं जैसे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं दोस्तों। क्योंकि आप सही मायने में सेवा भाव से काम कर रहे हैं, सही मायने में आप सेवक हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। क्योंकि उनके मन में अगर सेवा का भाव होता तो वो भी सरल शब्दों में कानून बनाते, सरल प्रक्रियाएं बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। तो आप अब ऐसे कानूनों को सरल शब्दों में लोगों को समझाएं, बताएं कि देखिए आपको एक कंपनी बनानी है, मेमोरेंडम इस तरह से बनाना है, आर्टिकल इस तरह से बनाना है, कंपनी की प्रक्रियाएं इस तरह से होगी, एनुअल जनरल मीटिंग इस तरह से होगी। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब आप उसको कंपनी लॉ की भाषा में समझाएंगे तो किसी की समझ में नहीं आएगा। सरल शब्दों में लोगों को बताएं। वो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, और पढ़ा लिखे लोग व्यक्ति भी समझ नहीं पाते, कानून तो इतना मुश्किल है। जो लोग जीएसटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, उनको ही समझ में नहीं आता जीएसटी में लिखा हुआ क्या है। जो लोग वर्षों से चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम करते हैं, उनको भी 10 बार किताब कंसल्ट करनी पड़ती है, तब समझ में आता है कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जानबूझ करके बड़ा ही मुश्किल कानून बनाए गए। खैर, ये हमारे अफसोस ये है कि हमारे को ये विरासत में ब्रिटिशर से मिली लेगासी, जिनका एक ही मकसद था कि किसी भी तरह भारतीयों के अंदर हीन भावना भर दो, किसी भी तरह भारतीयों को अंग्रेजों का गुलाम बने रहें, इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी कर दो, किसी तरह ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी कर दो कि अंग्रेज लोग चले जाएं तो भी अंग्रेजी सलामत रहे, अंग्रेजी भाषा सलामत रहे, और अंग्रेजियों के द्वारा जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई है उससे अल्टीमेट बेनिफिट वेस्टर्न वर्ल्ड को मिलता है। लेकिन अब आप लोगों का समय है, भविष्य आप लोगों का होगा, अगर आप लोग फिर से इस मिट्टी की मदद करने के लिए आगे आते हो, इस ज़मीन से जुड़ जाते हो, इस ज़मीन से जुड़े कारीगरों को सलाम करते हो, उनकी मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाते हो। तो अब आप अगर उनको सरल शब्दों में बताएंगे कि भाई, सरल शब्दों में बात यह है कि एक मीटिंग साल में ऐसी होगी जिस मीटिंग में सारे प्रोड्यूसर्स आकर के बैठेंगे, और उस मीटिंग के अंदर आप लोगों को 4 कार्य करने पड़ेंगे। पहला, पूरे साल का जो खाता है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कहाँ से रुपए आए, कहाँ गए, कितने रुपए बचे, कितने बाकी हैं, कितनी लायबिलिटी है यानी चुकाने बाकी हैं, और कहाँ से रुपए लेने बाकी हैं। ये खाते आपको समझने हैं, सरल शब्दों में समझने हैं। ये पहला काम। दूसरा काम, आप लोगों को एक ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या पहले से अपॉइंट किया हुआ है तो ऑडिटर की बात सुननी है। वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने दिखाएगा, बताएगा ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, इसमें ये पता लग रहा है इस कंपनी में ये कमियां हैं, ये घपले हैं या नहीं हैं, जो भी स्थितियां हैं सामने।
तीसरी बात, कंपनी के उच्च पदाधिकारी जो भी इस कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर कोई आपने अपॉइंट किए हैं, वैसे तो सेवा भावी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूसर कंपनी सेवा का काम है। इसमें ऐसे लोग चाहिए जो सेवा भाव से काम कर सकें। ज़्यादातर वो लोग जो मैनेजिंग डायरेक्टर और इस प्रकार की ऊंची पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, वो धन के लालची होते हैं। लेकिन अब जब देश सेवा की बात आती है तो ऐसे लोगों को मत लीजिए। ऐसे लोगों को लीजिए जो दिल से सेवा करना चाहते हैं। सेवा ही जिनका धर्म है। अब भारत में ऐसे लोगों का अकाल हो गया है, क्योंकि हकीकत यही है कि हम जिस प्रकार की नई शिक्षा युवा पीढ़ी को दे रहे हैं, उसमें युवा पीढ़ी भोग विलासिता उसको ही अपना आदर्श मान रहा है। उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं करोड़ों का पैकेज लूँ और करोड़ों रुपए खर्च करूँ। उनको अगर वो बातें बताई जाए, वो आदर्श बताए जाएँ, जो हम इस देश से उम्मीद रखते हैं, या जो आदर्श हमारी स्वतंत्रता सेनानी रखते थे अपनी आँखों में, या जिन आदर्शों के साथ भगत सिंह, राजगुरु और इस प्रकार के महान स्वतंत्रता सेनानी अपने प्राणों का न्यौछावर करके चले गए, तो शायद देश के कुछ युवा पीढ़ी, कुछ लोग आगे आए जो सेवा भाव से काम कर सके। मैंने देखा है, हालांकि ऐसे लोग बिरले ही हैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत हैं। और ऐसे लोगों को जोड़ने की जरूरत है, जो ये ना बोलें कि मुझे तो 10 करोड़ का पैकेज दोगे तो आऊँगा, लेकिन ये बोलें कि पैकेज नहीं, मुझे तो सेवा का मौका चाहिए, देश की सेवा करनी। ऐसे लोगों को आप प्रोड्यूसर कंपनी के अंदर सीईओ के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ये बात आपको समझानी है प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो साल में एक मीटिंग होगी, ये आपको समझानी है। उस कंपनी को देखने के लिए, उसकी कार्यप्रणाली को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना पड़ेगा। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो बैलेंस शीट को समझते हों, वित्तीय व्यवस्थाओं को समझते हों, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, जो हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी, जो ये सब चीज़ें समझें कि कैसे कंपनी काम कर रही है, बैलेंस शीट को एनालिसिस करें और सरल शब्दों के अंदर, बिना जार्गन के, कॉम्प्लिकेटेड जार्गन का इस्तेमाल किए बिना, सरल शब्दों में प्रोड्यूसर्स को बता सकें, हस्तशिल्पियों को बता सके कि भाई देखो आपकी कंपनी ऐसी चल रही है। आज के समय में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तकनीकी जार्गन का इस्तेमाल किए बिना सरल शब्दों में लोगों से बात कर सके। मैं अगर आपसे बात करूं और बात करते करते बोलूं भाई डेब्ट इक्विटी रेशियो इतना होना चाहिए, आपके समझ में आ जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो, लेकिन उस किसान की क्या समझ में आएगा, उस हस्तशिल्पी की क्या समझ में आएगा। ये टेक्निकल वर्ड हमें काम में नहीं लेने, हमें सरल शब्दों में बात करनी है। नई पीढ़ी के युवाओं को सरल शब्दावली में बात करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि आप अगर आम व्यक्ति से, आम भारतीय से बात करना चाहते हैं तो ब्यूरोक्रेट्स की तरह बात ना करें, एडवोकेट्स की तरह बात मत करें, आज के पढ़े लिखे लोगों की तरह बात ना करें, सिर्फ दिल से दिल की बात करें, पूरे मिठास से बात करें, सरल शब्दों में बात करें, बिना किसी तकनीकी जार्गन की बात करें, कोई टेक्निकल वर्ड काम में न करें। जितने सरल शब्दों में बात करेंगे उतनी ही बात आगे बढ़ेगी। तो अब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 15 लोग होंगे तो ठीक रहेगा, 15 से 20 लोगों के बीच में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डालें। वो लोग जो कम से कम 3 महीने में एक बार मिले, इसको बोलेंगे बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग यानी वो मीटिंग जो कम से कम 3 महीने में एक बार करेंगे, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी लोग हैं वो सब आएंगे। उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है काम, कैसे चल रहा है काम, कहीं गड़बड़ काम तो नहीं है। वो वाकई अकाउंट्स भी चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करेंगे, लीगल कंप्लायंसेस भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को भी रिव्यू करेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है उसको देखेंगे। अब ये स्ट्रेटजी वर्ड थोड़ा तकनीकी वर्ड हो जाता है, इसकी जगह सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, मैंने गलती की। स्ट्रेटजी की जगह मैं सरल शब्दों में बात करूँ कि भाई ये तय करना है कि हमारी कंपनी की रूपरेखा क्या हो, कैसे काम करेगी, क्या लक्ष्य होंगे, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या योजनाएं होंगी। बस ये सीधी सी बात है।
ये सरल शब्दों में समझना है। मैं बोलूंगा स्ट्रेटेजी, मिशन, ऑब्जेक्टिव, विजन, फला फला टेक्निकल वर्ड्स, किसी के समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो ये तकनीकी शब्दावली हमें सीमित इस्तेमाल करनी है, हमें लोगों को उनकी ही भाषा में बताना है। ये जो बोर्ड मीटिंग्स और ये जो कंपनी की एजीएम, एनुअल मीटिंग, सालाना मीटिंग, इनका पूरा मिनट्स तैयार करना पड़ेगा। अब मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स मतलब कार्यवाही का विवरण। जो कुछ भी कार्यवाही हो, जो भी व्यक्ति कोई सुझाव दे, उसको नोट कर लिया जाएगा, सारे बिंदुओं को नोट कर लिया जाएगा। इनको हम कहते हैं मिनट्स। इनको तैयार करके इसको एक बाकायदा रजिस्टर में रखा जाएगा, जिसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। आज के ज़माने में कंपनियों को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उनमें हर चीज़ सामने होती है, आर-पार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। कैसे? अगर कोई व्यक्ति मिनट्स रजिस्टर देखना चाहे, देख सकता है। उसमें ये पता लग जाएगा किस व्यक्ति ने क्या सुझाव दिया, क्या डिसीजन लिया गया, किस प्रकार से निर्णय लिया गया, सारी बातें उसमें लिखी मिल जाएगी। कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है किस व्यक्ति ने कितने शेयर लिए हुए, बिल्कुल देख सकते हैं। कोई व्यक्ति खाते देखना चाहता है, देख सकता है। सब चीजें खुली हैं। ये खुलापन जरूरी है। कंपनी की आधुनिक व्यवस्थाएं खुलेपन के लिए जानी जाती है। ये खुलापन यानी ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, ये कंपनी की एक शक्ति है। इस शक्ति से क्या होता है? विश्वसनीयता बढ़ती है। आप कंपनी पर विश्वास कर लेते हैं, कंपनी की ब्रांड्स पर विश्वास कर लेते हैं। क्यों? आज आपसे कोई बोले टाटा कंपनी लिमिटेड है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, इसमें आपको 10 लाख रुपए निवेश करने, आप मना नहीं करेंगे, तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे। आपके कोई रिलेटिव है, आपके कजिन हैं, कोई फ्रेंड है, वो बोलता है भाई मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मेरी दुकान में चाहिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं दोगे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा, मेरा घर बार नीलाम हो जाएगा। आप उसको 10 लाख रुपए नहीं दोगे। समझिए इस बात। जिसको आप जानते हो उसको आप 10 लाख रुपए नहीं दोगे, लेकिन एक कंपनी है, ब्रांडेड है, नाम है, वेल एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी है, उसको आप 10 लाख रुपए तुरंत दे दोगे। इसको समझिए आप। ये आज के ज़माने की साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, या इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, कुछ भी कहिए, इसे समझिए आप। अब आपको ये बात मेरी समझ में आई, अच्छी लगे बुरी लगे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तो समझ में आई ना कि इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या है। एक व्यक्ति निवेश करने के लिए तैयार है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, जितने उसके पास में है, बशर्ते ये कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनियों ने अपनी साख बना ली। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। कंपनी को अपने हर कार्य की सूचना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देनी पड़ती है, हर डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करना पड़ता है। अपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उस स्टॉक एक्सचेंज को हर 3-3 महीने से अपने रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं, अपने लेखा का ब्यौरा सबमिट करना पड़ता है। तो ये जो खुलापन है कि हर चीज़ खुली है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, इससे क्या फ़ायदा मिला? इससे फ़ायदा मिला कि आज निवेशकों का विश्वास, कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाते वक्त सोचता नहीं है, भले ही आपका मित्र हो, लेकिन आपको रुपए उधार देने में वो सोचता है। लेकिन आपको जानता भी नहीं है, लेकिन आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते वक्त वो नहीं सोचता। इसलिए आज नया जमाना ऐसे स्टार्टअप्स का आ रहा है जो बहुत ही कम समय के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं एक कंपनी के रूप में, और बहुत ही कम समय में अपने आकार को बहुत बड़े स्केल पर ले जाते हैं, जिनको हम आज की भाषा में बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या होता है?
यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप है जो बहुत ही अल्प समय के अंदर बहुत बड़ा आकार ले लेता है। फिर इसके लिए स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करना आसान, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना आसान, बहुत आसान हो जाता है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट लोगों के विश्वास का नतीजा है और कुछ नहीं। आज आप देखिए, धीरू भाई अंबानी के ऊपर एक पिक्चर बनी थी। आप सबने वो पिक्चर देखी होगी, नहीं तो अवश्य देखिएगा। उसमें भारत के अंदर किस प्रकार धीरू भाई अंबानी ने इन्वेस्टर्स का के विश्वास का फायदा उठाते हुए बहुत बड़े स्केल पे कंपनी कैसे एस्टेब्लिश की जाती है, उसका ज्वलंत उदाहरण दिया है। और किस प्रकार वो इन्वेस्टर्स की मीटिंग को एड्रेस करते हैं, अपने निवेशकों को विश्वास दिलाते हैं कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, मैं आपको बहुत अच्छा रिटर्न दूंगा। आप लोग जरूर देखिए अगर वो पिक्चर नहीं देखी। ये कुछ पिक्चरें हैं, जरूर देखनी है। और कुछ ऐसी पिक्चरें भी जरूर देखनी है जो आपके अंदर जुनून पर काम करने की प्रेरणा देती है। जैसे दशरथ मांझी के ऊपर एक पिक्चर आई, बहुत शानदार पिक्चर है, क्योंकि वो आपको प्रेरणा देती है एक जुनून को पकड़िए और जुनून पर काम करिए। इसी तरह पैडमैन के ऊपर जो पिक्चर बनी हुई है, इसी प्रकार कुछ अन्य पिक्चरें हैं जहां आप जुनून के साथ में काम करने के लिए आपको प्रेरणा मिलती है। तो भविष्य के लिए हमें तैयारी करनी है, और भविष्य के लिए सबसे बड़ी तैयारी यही है कि आप हर व्यक्ति को कंपनी फॉर्म के बारे में सरल शब्दों में समझाइए, सिखाइए, तैयार करिए। अब यहाँ एक समस्या आएगी, जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास इतना भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि वो कंपनी को फॉर्म करने के लिए जरूरी संसाधन इकट्ठे कर सकें, जरूरी साधन मार्केटिंग और कर सकें, मार्केटिंग मैनेजर को अपॉइंट कर सकें। ये सब वो काम नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि उनमें से जो यंगेस्ट व्यक्ति हो, सबसे छोटा व्यक्ति हो, उसको तैयार करें। उसको बोले भैया प्रोड्यूसर कंपनी तुम्हें ही संभालनी है, इसको एक स्टार्टअप के रूप में शुरू करो, स्टार्टअप के रूप में रजिस्टर कराओ, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे जाओ, रजिस्टर कराओ। फिर इसका विवरण इंक्यूबेशन सेंटर्स के में डालो। कोई एक इंक्यूबेशन सेंटर आपको आमंत्रित करेगा और उसके बाद आप उस इंक्यूबेशन सेंटर पे जाकर के अपनी कंपनी को बाकायदा उस इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर कराओ। अब जैसे IIM अहमदाबाद में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, CIIE। अब वहां आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करा दी तो बहुत फायदे हैं। फायदे इसलिए हैं कि आपको मार्केटिंग कैसे करें उसका मार्गदर्शन मिल जाएगा। भाई शुरू के अंदर एक प्रोड्यूसर कंपनी आपने शुरू करवाई, उनके पास इतने साधन नहीं हैं कि वो एक महंगा मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट कर सके, एक महंगा फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर सके, एक महंगा कंसल्टेंट अपॉइंट कर सके। तो एक इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर करा लिया, ये सब गाइडेंस उनको निःशुल्क मिल जाएगी। और वहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में कई विदेशी निवेशक भी आते हैं और देश के निवेशक भी आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। उन इन्वेस्टर्स की मदद से उसको फंडिंग मिल सकती है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? इन्वेस्टर वो लोग हैं जिनका लक्ष्य है, जिनके पास सरप्लस पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए एक बड़ा म्यूचुअल फंड ग्रुप है, उनके पास में खूब सारा पैसा है, कुछ पैसा उसमें से उन्होंने डिबेंचर में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, और मान लीजिए उन्होंने कहा कि हम 5% पैसा नई कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे। तो हो सकता है वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कई प्राइवेट इक्विटी ग्रुप्स होते हैं। प्राइवेट इक्विटी ग्रुप यानी वो लोग जो इस तरह की छोटी स्टार्टअप में पैसा निवेश करते हैं, और बाद में ये स्टार्टअप जब बड़ा हो जाता है, जब इसका पब्लिक इश्यू आ जाता है, शेयर मार्केट में इसका शेयर चलने लग जाता है, वो प्रीमियम पे इसका शेयर बिकने लग जाता है, तब वो शेयर मार्केट में अपना स्टेक बेच करके निकल जाता है। और इस प्रकार उनको भी खूब प्रॉफिट होता है
और आपको ज़रूरत के समय मदद मिल जाती है। तो इनको हम बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी समूह। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको सरल शब्दों में हमें प्रोड्यूसर कंपनीज को बताना पड़ेगा। जो व्यक्ति प्रोड्यूसर कंपनी शुरू करना चाहते हैं उनको समझाना पड़ेगा कि भाई इस तरह से तुम अपनी प्रोड्यूसर कंपनी को शुरू कर सकते हो और अपनी प्रोड्यूसर कंपनी को रजिस्टर करा सकते हो, अपनी प्रोड्यूसर कंपनी के लिए काम कर सकते हो। स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट क्या है, एक बार मैं आपको यहीं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। आप सबको वो वेबसाइट देखते रहना है, क्योंकि ये आपकी युवा पीढ़ी का ये कर्तव्य है कि आप इसके बारे में जानकारी युवा लोगों को, नई पीढ़ी को बहुत ही सरल शब्दों में, सरकार ने तो सारी चीजें अंग्रेजी में डाली हुई है, समझ में नहीं आएगी युवा पीढ़ी को, प्रोड्यूसर्स लोगों को समझ में नहीं आएगी। प्रोड्यूसर कंपनी के लिए दुनिया भर के फायदे हैं, लेकिन अफसोस ये कि वो बहुत जटिल शब्दावली में है, बहुत मुश्किल शब्दावली में, अंग्रेजी भाषा में है। लेकिन आप इसको सरल शब्दों के अंदर लोगों को बताएं, लोगों को इसके लिए जागरूक करें और उनको मदद करें। और मुझे उम्मीद है, ये देखिए, ये विज्ञापन जरूर हिंदी में है, लेकिन विज्ञापन के अलावा बाकी सब चीज़ें अंग्रेजी में है। तो ये वेबसाइट है स्टार्टअप इंडिया की। ये वेबसाइट आप युवा पीढ़ी को जरूर बताएं और दिखाएं, समझाएं, ये आपका कर्तव्य है। अब एक और वेबसाइट जो मैंने आपके सामने जिक्र की थी, ये देखिए, ये है CIIE की वेबसाइट। ऐसे भारत में सैकड़ों हजारों इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए हैं। तो ये वेबसाइट आप जरूर देखिए। इस वेबसाइट पर आप नए इंक्यूबेशन के लिए, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसको इस पर रजिस्टर करा सकते हैं। और अगर यहाँ आपके बिजनेस को वो रजिस्टर कर लेते हैं तो क्या होगा, आपको नियमित रूप से, रेगुलरली आपको मार्केटिंग गाइडेंस, फाइनेंशियल गाइडेंस, फंडिंग असिस्टेंस, तमाम मदद आपको मिलने लग जाएगी। ये देखिए, ये CIIE ये है, इसमें सारी बातें विस्तार से बताई हुई है। इंक्यूबेशन कैसे होता है, प्रोग्राम है, ऑब्वियसली बातें सारी अंग्रेजी में लिखी हुई है। ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि ये हमारी मजबूरी है, लेकिन अब इसको आप समझ करके सरल शब्दों में आप प्रोड्यूसर्स को बताएं कि भाई ये इंक्यूबेशन कंपनियां होती है। इंक्यूबेशन कंपनियां यानी वो कंपनियां जो छोटे निवेशकों को, नए निवेशकों को, स्टार्टअप को शुरू करने में जो दिक्कतें आती है, उनको, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए मदद प्रदान करते हैं। तो ये मदद प्रदान करेंगे। अब ईश्वर की मेहरबानी और हो सकता है मेरा जैसा कोई व्यक्ति आपको यहाँ भी मिल जाए, तो वो आपको आपकी भाषा में, आपकी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में, या जो भाषा आप समझते हैं उसमें आपको मार्गदर्शन दे। नहीं तो अंग्रेजी में वो अपना मार्गदर्शन देंगे। मैं तो चाहता हूँ हमारे जैसे लोग आगे बढ़ें और लोगों तक सरल शब्दों में ज्ञान पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी अब देखते हैं कितने लोग इस दिशा में काम करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कंपनीज को आप बताने हैं, ये है। मैं आपको कुछ प्रोड्यूसर कंपनी की वेबसाइट्स भी दिखा देता हूँ। ये एक प्रयास है, ये एक प्रोड्यूसर कंपनी है। ये प्रोड्यूसर कंपनी उन्होंने शुरू की है जो गौ पालन का काम करते हैं, गाय पालन का काम करते हैं। ये फोटो आ गया इनका। अब ये कंपनी कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये आप बेंचमार्क के रूप में ले सकते हो, इसको एक आधार के रूप में ले सकते हो।
और इसी तरह से दूसरी कंपनियां आप बनवा सकते हो। आप दूसरे प्रोड्यूसर्स को आप सजेस्ट कर सकते हो। मान लीजिए आप किसानों के बीच में हो, किसानों से बोल सकते हो देखिए ऐसी कंपनी बनाएं, उनको ये वेबसाइट दिखाएं, अभी ये प्रोड्यूसर कंपनी है, इस तरह काम कर रही है, आप भी अपनी प्रोड्यूसर कंपनी लगा सकते हैं और इस तरह से काम को शुरू कर सकते हैं। आप उनको ये बात समझाएं कि देखिए 4 भाइयों की कहानी, 5 भाइयों की कहानी आपने बचपन में सुनी होगी। उनको एक साथ यूनाइट करने के लिए उनके माता पिता ने उनको एक कहानी सुनाई कि 5 लकड़ी के टुकड़े लाओ, इनको बांध दो एक साथ, अब इसको तोड़ के बताओ। वो नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि वो एक साथ है। अब वो कहते हैं आप इनको अलग अलग कर दो, अब इनको तोड़ो, 1 मिनट में टूट जाएंगे। बात समझ में आ गई कि जब आप साथ में होते हैं तो आप बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कंपनी है, इसकी ताकत इसी में है कि सब लोग एक साथ मिलकर के वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बहुत ही साफ और स्पष्ट व्यवस्था के तहत अपना काम करते हैं और इस कंपनी का फायदा उठाते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं, बाजार में एक पहचान बनाते हैं। भाई मैं कितना भी आपको कह दूं कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स को ले, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपको अब आज के ज़माने में जो प्रशिक्षण मिला हुआ है, शिक्षा मिली हुई है, उसमें बचपन से एक ही बात सिखाया गया है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, एक बेहतर जीवन जीना है, हैप्पी लाइफ स्टैंडर्ड, एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ जाना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है। तो इसलिए अगर हम वाकई देश के उद्योग धंधों को बचाना चाहते हैं, लघु उद्योग को बचाना चाहते हैं, कुटीर उद्योग को बचाना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक ही विकल्प है कि जो प्रोड्यूसर कंपनियां बनवाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज अपना वॉलंटरी सेवाएं दें, इन कंपनियों को खड़ा करवाएं। हर कंपनी सेक्रेटरी, हर चार्टर्ड अकाउंटेंट तय कर ले कि मैं 5-5 प्रोड्यूसर कंपनियां शुरू करवाऊंगा, तो हमारे देश से ये तय है गरीबी पूरी तरह से मिट सकती है। हमारे देश से पूरी तरह से गरीबी मिट सकती है, हमारे देश से पूरी तरह से भूखमरी मिट सकती है, बेरोजगारी मिट सकती है, वापस हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। हाँ, एक समय था भारत के अंदर कोई गरीब नहीं होता था, एक समय था भारत में कोई भी कहीं पर भी भुखमरी नहीं थी, इतनी संपत्ति थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ब्रांड था, अपने आप में हर व्यक्ति उद्यमी था, हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर था, हर व्यक्ति के पास हुनर था, स्किल्स थी और उन स्किल्स को बाकायदा रिस्पेक्ट मिलता था। तो ये अंग्रेजों के इतिहास, लिखे हुए इतिहास में भी, हालांकि उनका लिखा हुआ इतिहास डिस्टॉर्टेड इतिहास है, क्योंकि उनका मकसद एक ही था भारत में फूट डालो राज करो, तो उनके लिखे हुए इतिहास पर ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं हमें उनका लिखा हुआ मिलता है कि जब वास्को डी गामा भारत में आया तो भारत में बहुत पैसा था, जब अंग्रेज भारत में आए तो बहुत पैसा था, जब अंग्रेज लोग यहाँ से भारत से लूट करके ले जाने लग गए तो बहुत रुपए ले गए। वो कहते हैं पहले भी भारत में बहुत लुटेरे थे, हर साल भारत से खूब सारा सोना चांदी लूट के ले जाते थे, और बाद में भी जब क्लाइव से पूछा गया कि भाई तुम भारत से क्या लाए, तो उसने कहा 900 जहाज भर करके सोना चांदी संपत्ति लेकर के आया हूँ भारत से। तो ये लूट विदेशों के द्वारा हजारों वर्षों तक होती रही, कितने सालों तक पहले अंग्रेज हमारे को लूटते रहे, अंग्रेजों से पहले विदेशी लुटेरे आते रहे और वो लूटते रहे, तो ये हर साल। लेकिन उसके बावजूद अब ये गौर करने की बात ये है कि इतना वो लोग लूट करके ले जाते, फिर भी हम लोग हर साल इतने ही पैसे इकट्ठे कर लेते, इतने ही पैसे वापस इकट्ठे कर लेते। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास में स्किल्स थे, हुनर था, आत्मविश्वास था, स्वदेशी की भावना थी। तो आप उस भावना को फिर से जगाएं, आत्मविश्वास को जगाएं। एक दो और प्रोड्यूसर कंपनियों को देखते हैं। अगर कोई उदाहरण और मिलता है तो मैं आपके सामने और भी जिक्र करता हूँ, शेयर करता हूँ।
ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम सक्सेस स्टोरी के बारे में यहाँ बताया है इन्होंने। जम्मू कश्मीर और अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोगों ने जो बनाई हैं उनके बारे में बताया हुआ है। खैर, तो हम लोग जो अपने अभी तक की जो बातचीत की है इसको एक बार समराइज करते हैं, और इसको अगर अपन समराइज करें संक्षेप में, अगर अपने इसकी एक टिप्पणी दें तो क्या बिंदु हमने डिस्कस किए? हमने ये डिस्कस किया, भारत में प्रोड्यूसर कंपनी के लिए बहुत संभावना है। भारत में स्किल्स की कमी नहीं है, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, किसानों की कमी नहीं है। उन किसानों की छोटी प्रोड्यूसर कंपनियां शुरू करवाई जा सकती, उनको सरल शब्दों में बताया जा सकता है कि किस तरह से वो एक कंपनी बना सकते हैं, इससे वो अपनी कंपनी बना सकते हैं। और उनको मदद देने के लिए दुनिया भर के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जैसे ये CIIE, ये अहमदाबाद में है। केवल लड़कियों के लिए भी हो कई इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे ये बनस्थली विद्यापीठ का है इंक्यूबेशन सेंटर। मैं आपको उनकी वेबसाइट पे दिखाता हूँ। ये IIM अहमदाबाद का जो इंक्यूबेशन सेंटर है CIIE, इसमें रजिस्टर कराने के लिए जरूरी नहीं है कि आप IIM अहमदाबाद के स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करा सकता है। इसी प्रकार ये इंक्यूबेशन सेंटर है अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनस्थली विद्यापीठ, केवल महिलाओं को प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया इंक्यूबेशन सेंटर है। तो अगर मान लीजिए महिलाओं ने अपना स्वयं सहायता समूह बनाया है, जिसमें उनका मकसद ये है कि महिलाएं ही कोई प्रोड्यूस करेगी, कोई प्रोडक्ट को बेचेगी, तो इस प्रकार के इंक्यूबेशन सेंटर को ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनस्थली विद्यापीठ में रजिस्टर कराया जा सकता है, और इसके द्वारा वो आगे से आगे तरक्की कर सकते हैं। तो अब हमारे देश में अटल इंक्यूबेशन सेंटर योजना के तहत हर शहर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो गए, और इन इंक्यूबेशन सेंटर्स की मदद से हम हर व्यक्ति को तरक्की कर सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर से मदद ले सकते हैं नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, स्टार्टअप को रजिस्टर करने। अब मैंने आपको बताया कि आप स्टार्टअप को कंपनी के रूप में रजिस्टर करा करके लक्ष्य ये रखिए कि मुझे बहुत ही कम समय में इस स्टार्टअप को स्केल अप करके एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में ले जाना है। और आप किसानों को, स्किल्ड व्यक्तियों को जिनमें साहस है, उनको इस काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनको अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज 2500 लोग मिल जाते हैं कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए जिनको अंग्रेजी आती है। उनको बोलो आप ब्यूरोक्रेट से माथापच्ची करिए, आप नौकरी, आप जो सरकार की फॉर्मेलिटीज हैं वो सब अंग्रेजी में होती है, वो सब पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करिए, लेकिन नीतियां बनाने का जो काम है उसको सरल हिंदी भाषा में तैयार करवाएं, क्योंकि नीतियां, पॉलिसीज जो आप बनाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी योजनाएं क्या होगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हर प्रोड्यूसर समझे। प्रोड्यूसर से मतलब क्या है? प्रोड्यूसर से मतलब वो, अब जैसे मान लीजिए कुम्हार लोग, भारत में कुम्हार लोगों की अद्भुत क्षमता है, वो बहुत शानदार मटकी के सामान बनाते हैं, जैसे घड़े और तमाम चीजें। अब इनका महत्व हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको स्केल अप करके अगर एक कंपनी के रूप में दे देते हैं, आज वो बेचारे मटकी बेचने के अंदर पसीना बहाते हैं, लेकिन मटकी नहीं बेच पाते, पेट नहीं पाल पाते। अगर कुम्हारों का एसोसिएशन बना दिया जाता है, उनकी प्रोड्यूसर कंपनी बन जाती है, और वो बाकायदा शानदार मटकियां बनाते हैं, जिससे हर व्यक्ति को फायदा मिले और एक ब्रांड बन जाए उनकी, और तमाम नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट करके उसको डेवलप करके उसको लॉन्च करते हैं, तो उनको भी रोजगार मिल जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा। तो प्रोड्यूसर कौन होंगे? ये कुम्हार लोग। इसी तरह मान लीजिए गोल्ड स्मिथ्स हैं, सोनार, इतने जबरदस्त कला है इनके पास, इतने बेहतरीन आभूषण बनाते हैं, इतने बेहतरीन आभूषण बनाते हैं।
तो ये किसी भी मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रांड से बेहतर ब्रांड बना सकते हैं। अगर 20, 25, 30 इस तरह के सोनी लोगों को आपने जोड़ दिया और एक प्रोड्यूसर कंपनी बना दी, तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ब्रांड बना सकते हैं। इतने शानदार लग्जरी गहने वो बना सकते हैं, उसको ब्रांडिंग करके पूरी दुनिया के अंदर उसकी एक पहचान बना सकते हैं, उसके एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और पूरी दुनिया के अंदर छा सकते हैं। इसी प्रकार चित्रकार है, मैं बीकानेर से हूँ, बीकानेर में उस्ताद चित्रकार है, मिनिएचर पेंटिंग करने वाले लोग हैं, महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी जी इतने जबरदस्त चित्रकार हैं, पूछो। भादानी जी हैं हमारे, राम कुमार भादानी जी इतने जबरदस्त चित्रकार हैं, पूछो। अब ऐसे व्यक्ति अकेले अकेले अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसे अद्भुत चित्रकारों की एक प्रोड्यूसर कंपनी बना दी जाती है कि वो अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग्स बनाएंगे, उनकी एग्जीबिशन लगाएंगे और जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांट देंगे। प्रोड्यूसर बराबर मतलब जिसने जितनी पेंटिंग बनाई उसी प्रोपोर्शन में उनको वो प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। तो ये क्या हो गए, ये प्रोड्यूसर हो गए, इनकी प्रोड्यूसर कंपनी हो गई, है ना। इसी प्रकार किसानों का आप समूह ले सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करवा सकते हो। इसी प्रकार मैं आपसे जो शुरुआत से बात कर रहा था, तिल पापड़ी, अब ब्यावर में तिल पापड़ी बनाने वाले अद्भुत कलाकार हैं, बेहतरीन कला मर्मक है, इतनी शानदार तिल पापड़ियां बनाते हैं। अब वो प्रोड्यूसर है, अभी वो लोग हाशिए पर हैं, अभी उनके लिए अपना पेट पालना मुश्किल काम हो रहा है। अब उन प्रोड्यूसर्स का आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, तो क्या हुआ, उन प्रोड्यूसर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते ही एक प्रोड्यूसर कंपनी तैयार हो गई और उस प्रोड्यूसर कंपनी को आप रजिस्टर करवा दीजिए। लेकिन जो भी उनकी रणनीतियां बनवाओ आप, वो आप खुद बनवाओ उनके साथ में सरल शब्दों के अंदर। आप देखिए, भारत में शानदार काम करने वाले संगठनों की कहानियां पढ़ने की जरूरत है, उनके बारे में जानने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। आपको समय मिले तो ये वेबसाइट जरूर देखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। प्रेरणा के लिए, स्व प्रेरणा के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, बेंचमार्किंग के लिए। कभी जीवन में ये प्रश्न अपने आप से पूछिए, मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मैं इस देश की मदद कर सकता हूँ। ये प्रश्न कभी अपने आप से पूछिए। और जब आपको ये सोचना हो कि क्या इस देश में कोई शानदार काम करने वाला व्यक्ति है, तो ऐसे सैकड़ों संगठन हैं जिनके बारे में कोई नहीं बता रहा, उनके बारे में आप बात करें। जैसे सेवा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन, ये इलाबेन भट्ट नामक महिला ने शुरू किया संगठन, 1972 में ये शुरू हुआ और आज इस संगठन से की मदद से 40-50 लाख महिलाओं को मदद मिल रही है। वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन गई, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में संगठित किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रेरणा देगा कि कुछ अगर ठान लो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपने ठान लिया तो आप इस देश को वापस सोने की चिड़िया बना करके ही दम लोगे। ठान लो, क्या दिक्कत।